लास्ट चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि जनरल लू वहां पर आता है और चेंग चैप्टर के एंड में कहता है कि हम इन्हें लूटेंगे। अब आगे फ्लाइंग टाइगर का हेड कहता है कि क्या उसने जूजी हाई में उस गांव में जो खून की नदी बही थी वो देखी नहीं थी, और उसने देखा नहीं कि जनरल लू के सोल्जर्स 100 से भी ज्यादा और वो सभी इलाइट है। और अगर उसने ये देखा है तो आखिर उसकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि लूटो। जनरल लू कहता है कि मैं 5 तक गिनूंगा और उससे पहले यहाँ पर सामने आओ और मेरे सामने घुटने देखो, तो मैं तुमने जो अभी कहा उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चेंग कहता है कि सभी अपने तीरों को तैयार करो। हम देखते हैं कि वहाँ पर किंगमैन उसी क्रॉसबो में एक बड़ा सा तीर लाद कर उसको पीछे खींचता है। लीनर वही ड्रम बजाती है जो वॉर के लिए था और किंगमैन उस तीर को छोड़ता है। हम देखते हैं कि वो तीर काफी ज्यादा फोर्स से जाता है और कई सारे सिपाहियों के आर पार हो जाता है। आगे जनरल लू कहता है कि हमारे घुड़सवार सभी है ना बिखर गए, सभी लोग उन कैरेज के पीछे जाके खुद को डिफेंड करो। और हम देखते हैं कि कुछ सिपाही शील्ड के साथ उस एरो के सामने से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि शील्ड को पार करके भी 2-3 सिपाहियों के आर पार निकल जाता है। सभी लोग चिल्ला रहे थे कि पीछे हटो, कैरेज के पीछे छुपो, जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। हम देखते कि बहुत सारे तीरों की बारिश हो रही होती है और वो तीर सिर्फ एक सिपाही को नहीं लगते थे, वो एक को लगते थे और पीछे जाके दूसरे को भी लग जाते थे। जनरल लू अपने हाथ में रही उस छड़ी से एक तीर को नीचे गिराता है और सोचता है क्या है अब ये तीर रुक गए, और आगे कहता है कि मेरे हुक्म पर सभी लोग जाकर इन सबको मार दो। और हम देखते हैं कि पूरी सेना टोड विलेज की तरफ बढ़ रही होती है। चेंग कहता है कि किंगमैन मुझे उस जनरल का सिर चाहिए। किंगमैन कहता है कि समझ गया लीडर, और आपकी इच्छा पूरी की जाएगी। आगे हम देखते हैं कि किंगमैन सिर्फ एक भाले और एक घोड़े पर उस माउंटेन से नीचे उतरा और उसने उन सभी सिपाहियों के बीच में एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा रास्ता बना दिया, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, जनरल लू। और उससे भी ज्यादा क्या था, जो सिपाही ऊपर की तरफ हमला कर रहे थे वो किंगमैन के द्वारा जो भी जाल बिछाए गए थे उनमें है ना उनके घोड़ों के पैर अटक रहे थे और छुपे हुए तीरों से उन सब की मौत हो रही थी। टोड विलेज में भी किसी को नहीं पता था कि किंगमैन ने आखिर कितने जाल बिछाए हुए हैं, और इसलिए वो अकेला जाके अटैक कर रहा था। और इसीलिए ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ किंगमैन अकेला गया उस रोड पर, और बाकी सभी रोड भी पूरे तरह से जाल से भरे हुए थे। और इन सभी सिपाहियों के लिए ये 400 कदम की दूरी इनकी जिंदगी की सबसे लंबी दूरी बन गई। आगे चेंग कहता है कि मेरे पास जादुई ताकत है और आसमान से गिरो। तो फ्लाइंग टाइगर का हेड कहता है देखो वापस ये बिजली गिराने वाला है। और हम देखते कि विलेज के अंदर से स्ट्रेटेजिस्ट और बटलर ह्यूम एक बोरी या पोटली के अंदर कुछ मिर्ची भर के फेंकते हैं, और हम देखते कि वो मिर्ची आसमान में जाके फट जाती है और पूरे आसमान में एक लाल कलर के धुएं जैसा हो जाता है और सभी सिपाही खांसने लगते हैं। तो व्हाइट वुल्फ कहती है आखिर ये इस बार लाल क्यों है, बिजली तो ब्लू या ऐसी कुछ होनी चाहिए थी ना। तो फ्लाइंग टाइगर का हेड कहता है नहीं ये बिजली नहीं, पता नहीं क्या है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। आगे चेंग और वॉरियर लिन दोनों उन सिपाहियों की तरफ बढ़ते हैं। चेंग कहता है कि चलो मेरे साथ आओ और हमें इन्हें सबको निपटाना होगा अभी। हम देखते हैं कि किंगमैन अकेला ही वहाँ पर सभी सिपाहियों को एक तरफ का मार रहा होता है और आगे वो जनरल लू के ऊपर हमला करता है और एक ही बार में जनरल लू अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। सिपाही कहते हैं कि जनरल लू मारे गए, और जो ड्रम लीनर बजा रही होती है वो सिस्टम के द्वारा दिया गया एक रिवॉर्ड था, तो उसका स्पेशल इफेक्ट कि सामने वाले सिपाहियों की है ना लड़ने की हिम्मत थोड़ी कम हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जनरल लू खड़ा होता है और वॉरियर लिन और चेंग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। चेंग कहता है कि तुम लोग रुक जाओ, इसे मैं मारूंगा, और उसी के साथ उस जनरल पर अटैक करता है। जनरल कहता है ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारे सिर के 2 टुकड़े कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि चेंग उस पर अटैक करता है। जनरल अपने हाथ में रही छड़ी से उसके अटैक को रोकता है, लेकिन वो बहुत दूर तक फेंका जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को रोकता है और आगे वो कहता है भाइयों इन्हें मारने में मेरी मदद करो। चेंग कहता है कि क्या बोल रहे हो, आसपास देखो अब तुम्हारे कोई भाई नहीं है। तो जनरल लू अपने आसपास देखता है, वो देखता है कि सारे सिपाही जो उसके साथ आए थे वो सब मारे गए और अब सिर्फ किंगमैन, वॉरियर लिन और चेंग उसके सामने खड़े थे और पीछे की तरफ टोड विलेज था, तो उसके भागने का रास्ता भी पूरी तरह से बंद था। जनरल लू मन में सोचे कि ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि हमारे 100 से भी ज्यादा सिपाही सिर्फ इन 3 लोगों के द्वारा मारे गए, और अगर हालात ऐसे हो गए हैं तो भले ही ये मौत हो, लेकिन और आगे वो जोर से चिल्लाता कि मैं तुमसे लड़ूंगा और चेंग की तरफ बढ़ने लगता है। वॉरियर लिन अपने भाले से उसको एक झटके में नीचे गिरा देता है। आगे चेंग कहता है तुम्हें लगता है कि हमारे टोड विलेज को खत्म करना इतना आसान है, और तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी है ना। तुम अपने आप को भले कितना भी ताकतवर या सुपीरियर बताओ, लेकिन मैं ऐसे ताकतवर लोगों को धूल में मिलाना पसंद करता हूँ। और उसके मुंह पे एक लात मारता है।
तो जनरल लू पीछे जाके गिरता है। आगे चेंग उसके चेहरे पर अपनी कुल्हाड़ी रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जिंदगी को छोड़ दूंगा, चलो वापस जाओ और उस सुए बेंचुआन को एक मैसेज दे देना। वो जो चाहे वो सड़क लेकर जा सकता है, लेकिन अगर उसे इस सड़क से जाना होगा तो उसे हमसे निपटना होगा। तो वो जनरल कहता है कि क्या तुम हमारे ब्लैक रॉक सिटी के बदले से डरते नहीं हो? तो चेंग कहता है चलो उन सभी को आने दो। तो पीछे वो लड़का और लड़की खड़े हुए वो सब देख रहे होते। वो लड़की कहती है कि मैंने सही में नहीं सोचा था कि चेंग 100 से भी ज्यादा इलाइट लोगों को अपने 6 लोगों की ताकत से हरा सकेगा। आगे वो लड़का कहता है कि ये जनरल लू इतनी आसानी से ना नहीं हारा होता, लेकिन उसने अपने आप को दुश्मन से ताकतवर समझा और खुद को उस जाल में गिराया। और आगे वो कहता है कि वॉर्नर, तुमको वो कविता याद है जो चेंग ने लिखी थी? वो लड़की कहती है आखिर में वो कविता कैसे भूल सकती है, वो तो सिर्फ 9 ही तो शब्द थे। तो वो लड़का कहता है हाँ, हम वो कैसे ही भूल सकते हैं। अगर ये कविता इस राज्य में और कहीं फैली तो मुझे पता नहीं कि कितने ही टैलेंटेड लोग अपने हाथ में वापस कलम नहीं पकड़ेंगे। और ये बताने के लिए कविता कितनी अच्छी है मुझे पूरा आर्टिकल लिखना पड़ जाए। आगे हम देखते कि चेंग, वोरेलिन और किन तीनों खुशी खुशी वहाँ से आ रहे होते। और उस दिन बाकी सभी लुटेरे पीछे खड़े हुए देखते रहे जब टॉड विलेज ने वो सभी सोने और चांदी से भरे हुए कैरेज को अपने गांव में लिया। टोटल 10 कार्स थी, लेकिन कोई भी लुटेरा इनमें से एक भी लूटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आज टॉड विलेज ने इन सभी लुटेरों को अपनी ताकत दिखा दी थी और अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि चेंग अपने हाथों से बिजली गिरा सकता है कि नहीं। बटलर यूं कहता है कि यहाँ पर 10 कार्ट्स भरी हुई है टोटल सामान से, और मुझे पता नहीं उन सब में क्या है, और काफी सारे हमें घोड़े भी मिले हैं। चेंग कहता है कि चलो ये सारी चीजें हमारे गांव में ले लो, और हाँ ये सारे लाशों को इनमें से जो भी है ना उस जुजाई विलेज की है उसे वहां पर दफना दिया जाए। बटलर इन कहता है ठीक है। आगे चेंग कहता है सिस्टम बाहर आओ। सिस्टम कहती है कि मैं आ चुकी हूँ स्टेज पर, और आगे वो कहती है कि तुमने 10 बार लूटने का मिशन पूरा किया, बहुत अच्छे, ये काफी ज्यादा तेजी से पूरा किया तुमने। और आगे वो उसे ना 10 बार लूटी हुई चीजों की लिस्ट बताते हुए कहती है कि तुमने जो चीजें लूटी होगी ना उससे तुम्हारे सिस्टम की ग्रोथ का पता चलेगा। चलो मुझे देखने दो आखिर तुम क्या कर रहे थे जब मैं बिजी थी। तो आगे कहती है कि तुम्हें दूसरे मिशन में कुछ कॉपर के सिक्के मिले, तीसरे में खरगोश, चौथे में कुछ लकड़ियाँ, पांचवें में एक बटन, और सातवें में एक टूटी हुई घड़ी, और 8वें में तो तुमने है ना कुछ अनाज का लॉस किया है, और है ना 9वें में तो एक बंदे को है ना पहाड़ से नीचे ले जाने का रास्ता बताया। आखिर तुम लोगों को लूट रहे हो कि दान कर रहे हो? और आगे वो कहती वाह 10वीं बार एक 10 कार्ड का गिफ्ट। तो सिस्टम कहती है कि चलो फियर सिस्टम मतलब डर का सिस्टम चालू हो जाओ। 10 बार लूटना कंप्लीट हुआ और कंडीशन पूरी हुई। और आगे कहती है कि चलो बाहर आओ कमांडर अपॉइंटमेंट के स्टेज। और हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा स्टेज जैसा बन जाता है। चेंग कहता है कि आखिर ये तो आगे सिस्टम कहती है कि डर वाले स्टेज को अभी लॉक किया जा रहा है जब तक कि आपकी फेयर वैल्यू 10,000 तक नहीं पहुंच जाती, और उसके बाद ये स्टेज आपके लिए खुल जाएगा। चेंग मन में सोचता है कि क्या ये कोई मिलिट्री स्टोर है, और अभी की मेरी फेयर वैल्यू 3,000 है, मतलब कि डर की वैल्यू, मैं इसको फेयर वैल्यू ही कहूँगा, और अभी मुझे 7,000 और चाहिए ताकि मैं टारगेट तक पहुँच सकूँ। वो कहता आखिर मैं ये डर की वैल्यू कैसे बढ़ाऊँ? और आगे वो स्ट्रेटेजिस्ट की तरफ देखते सोचता क्यों ना मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ, और पीछे से जाकर एकदम से स्ट्रेटेजिस्ट को डरा कर कहता है कमांडर। स्ट्रेटेजिस्ट कहता बिग बॉस आखिर आप क्या कर रहे हो? तो चेंग कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। तो उसको एक नोटिफिकेशन आती है, आपको एक फियर मिलता है, मतलब एक डर का पॉइंट। बटलर इन कहता है कि बिग बॉस ये सब क्लियर हो गया है। उन 10 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स में जानवरों की है ना चमड़ी थी, 2 कार्ड्स में कुछ चांदी थी, और बाकी 2 कार्ड्स में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, और बाकी 3 कार्ड्स में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट सामान, और उन सब को छोड़कर हमें कई सारे घोड़े और बहुत सारे हथियार भी मिले हैं। चेंग कहता है कि क्या हम उन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं? तो बटलर इन कहता है कि हाँ उनमें से ज़्यादातर को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं। सर्दियाँ आ रही है और अब तो हमें खाने की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चेंग कहता है क्या अब ये टाइम आ गया कि हम इन चीज़ों को खाने के बदले में एक्सचेंज करें? तो बटलर हिम कहता है लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना बदलने का। चेंग कहता है कि पहले हमारे पास एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन जब से हमारे टॉड विलेज की ताकत बढ़ी है लोग इस रोड से आना ही बंद कर चुके हैं, तो अब देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। बटलर कहता है क्यों ना आप मिस सू के साथ एक्सचेंज करने की ट्राई करें। चेंग कहता है कि सू यिंग, उसके वो परिवार की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है,
और अभी तक उसने जो चीजें हमें भेजने का वादा किया था वो भी तो पूरी तरह से नहीं भेजी। क्या वो हमें चीट करना चाहती है? बटलर हिम कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो? चेंग कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे बाद में जाकर देखना होगा ये पता लगाने के लिए। तो आगे वो मन में सोचता है कि उसके वापस गांव जाने के बाद से अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई और मुझे पता भी नहीं है कि मैंने उसको जो मिर्ची दी थी उसका उस सिटी में क्या हाल चल रहा है। आखिर सुयिंग क्या हुआ? क्या उसकी सौतेली माँ से निपटना इतना मुश्किल है? आगे हम देखते हैं कि उसी दिन चैंग उस लड़के सिंह हाई से मिलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो दोनों भाग गए हैं। वो कहता है तो इस बार वो लोग भागे गए। और आगे वहाँ पर एक खत पड़ा होता है, उस पर लिखा होता है ब्रदर चैंग, आज हम अलविदा कहेंगे, मैं आपसे इस दुनिया में वापस फिर कभी मिलूंगा। आगे चैंग वो ये तलवार को हाथ में लेता है। चैंग के वो हमेशा से एक अच्छी तलवार चाहिए थी और वो हमेशा से ऐसे सपने देखता था कि वो किसी को लूटते टाइम एक अच्छी सी तलवार में शो ऑफ कर सके, लेकिन इतने ज़्यादा टाइम के बाद भी उसको एक तलवार नहीं मिली। और हमें पता ही है क्यों नहीं मिली इतने टाइम तक, क्योंकि इस ज़माने में एक तलवार इतना भी कोई खास हथियार नहीं था लड़ने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। इस ज़माने में जो टेक्नोलॉजी थी उससे आप इमेजिन कर ही सकते हो कि एक तलवार ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ताकतवर हो सकती है। और थोड़ी बार कट करने के बाद वो तलवार पूरी तरह से टूट जाएगी या फिर उसकी धार खत्म हो जाएगी। तो इस ज़माने में जब कोई जनरल लड़ाई में जाता है तो वो ज़्यादातर बड़े बड़े भाले, चाकू या फिर सिर्फ एक लकड़ी जैसा लेके जाते हैं लोहे की, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये है ना नुकीला है या नहीं। अगर इसका वजन सही है तो इससे लोगों को मारा जा सकता है। इस ज़माने में एक तलवार एक लग्जरी है, और पहली बात तो ये कि काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और इसको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है, वरना अगर ठीक से इसको मेंटेन नहीं किया गया तो ये इस तलवार को अपनी मयान से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस एरा में ज़्यादातर लड़ने वाले नहीं रखते तलवार को, स्कॉलर्स है, सेलिब्रिटीज है और नोबल्स, ऐसे लोग तलवार को शो ऑफ करते। चेंग मन में सोचा आखिर ली सिंघाई इनमें से कौन सा होगा। आगे हम देखते हैं कि उस माउंटेन से नीचे जाने वाला ऑफिशियल रोड, वहाँ पर वो दोनों लड़के और लड़की जा रहे होते हैं। लड़की कहती है बड़े भाई मेरा इंतजार करो, और आगे वो कहती है कि बड़े भाई आखिर आपने वो तलवार वहाँ पर क्यों छोड़ दी? तो उसका भाई कहता है वो तो सिर्फ एक तलवार है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने उसे वो दे दी हो। तो लड़की कहती है लेकिन वो तलवार वो एक पीफू स्वॉर्ड है। अब ये तलवार कितनी कीमती है ना, ये हमको आने वाले कुछ चैप्टर्स के बाद पता चल जाएगा। और हाँ, ये दोनों लोग भी कोई आम लोग नहीं है, पर मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। कि चैंग एक जगह पर बैठा होता है और बटलर ह्यूंग उससे मिलने आता है। वो कहता है कि बिग बॉस हमारे माउंटेन के है ना विलेज के बाहर कोई खड़ा है, इसका मतलब कि वो आपसे मिलना चाहता है। तो चैंग कहता है कि ठीक है चलो ले चलो मुझे उसके पास। और वो बाहर अपने वॉच टावर में खड़े होकर देखते हैं। चैंग कहता है आखिर वो क्या कर रहा है? तो बटलर ह्यूंग कहता है मैं उसे जानता हूँ, वो ब्लैक रॉक सिटी के एक है ना वुल्फ गैंग नाम की गैंग का है ना मेंबर है, और उस गैंग में कम से कम कुछ 200 लोग होंगे। और ये सामने जो आदमी खड़ा है वो ली जिया है और वो उस वुल्फ गैंग का बॉस है। वो ब्लैक रॉक सिटी में पिछले कई सालों से रह रहा है और वो उसने अपना काफी ज्यादा नाम कमा लिया है। आगे बटलर ह्यूंग कहता है कि लेकिन हमने पहले कभी भी वुल्फ गैंग के साथ कुछ कांटेक्ट नहीं किया, तो आपको क्या लगता है आखिर यहाँ पर क्यों आया है? चैंग कहता मुझे लगता है ना ये वही शुए बेंचुआन का है ना वो गिफ्ट था ना जो हमने लूटा था, वो वापस लेने के लिए आया है। तो ह्यूंग कहता कि ये तो नामुमकिन है, हमने उन्हें लूटा था, उन्हें तो हम पर अटैक करना चाहिए ना, तो आखिर वो हमारे साथ कोऑपरेट क्यों करेंगे? हम तो सिर्फ लुटेरे हैं। सामने खड़ा आदमी मन में सोचता है कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। चैंग कहता है ऐसा नहीं है कि वो हम पर हमला नहीं करना चाहता है, उसके पास बस अभी टाइम नहीं है। उसने अभी अभी उस सिटी में लॉर्ड की पोजीशन को है ना छीना है, तो दूसरे लोगों को शांत करने के लिए उसे थोड़ी ताकत की जरूरत होगी। और यूज़ाओ के राजा का भी बर्थडे अभी होने ही वाला है, तो उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है उन गिफ्ट्स को हमसे वापस लेने के सिवाय। बटलर ह्यूंग कहता है हाँ सेंस तो बन रहा है इस बात का। चैंग कहता है मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि उसके लिए है ना ये नेगोशिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आखिर वो जो बंदा आया वो वहाँ पर नीचे क्या कर रहा है? बटलर ह्यूंग कहता है मैंने सुना है ना कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गर्वशाली है, या फिर घमंडी भी कह सकते हो, पर गर्वशाली ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा। आगे वो कहता है एक बार कॉपी फिश हुजू उससे मिलना चाहते थे, लेकिन जब उसने 2 घंटे तक है ना उनके सामने खड़े रहकर कुछ नहीं बोला, और जब हैन हुजू ने पहले कुछ बोला उसके बाद में उसने बात करनी शुरू की। चैंग कहता कि ओह तो वो इतना गर्वशाली इंसान है, मैं भी एक बहुत ज़्यादा गर्वशाली इंसान हूँ और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। बटलर ह्यूंग कहता है कि क्यों ना तुम माउंटेन से नीचे जाकर उसे इधर इन्वाइट करो। चैंग कहता है कि अगर वो इंतज़ार करना चाहता है तो उसको इंतज़ार करने दो, मैं थोड़ी देर जाके सो रहा हूँ, आज का दिन काफ़ी अच्छा है। हम देखते हैं कि आज के दिन कुछ ज़्यादा ही धूप होती है, बाद में मन में सोचता आज कितनी गर्मी है, और आखिर इन लोगों को पहाड़ों में रहने में क्या मज़ा आता है।
हम वुल्फ गैंग सिटी में रहकर बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं और अच्छा खासा बिजनेस भी करते हैं। हम लोग सिविलाइज लोग हैं, पर बहुत से लोग तुम जैसे लुटेरों से है ना नफरत करते हैं। उसका कोई रीजन भी नहीं है। और आगे गर्मी में वो अपना पसीना पोंछते हुए सोचता है कि तुमने लूहुम को हरा दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम इतने रूड बनोगे। और अभी तक किसी ने भी आगे दरवाजा क्यों नहीं खोला। आगे वो दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर इन लोगों ने अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला। क्या ये लोग मेरे लिए कोई वेलकम पार्टी कर रहे हैं? हाँ, काफी अच्छे लोग हैं। और आगे वो मन में सोच रहा होता है कि चलो अंदर जाते ही मैं उनसे है ना शहर के बॉर्डर्स वगैरह के बारे में बात करूंगा। और हमारी सिटी के लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में है, मुझे वो बर्थडे गिफ्ट वापस दे दो और उसके बदले में मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगा। ऐसी बातें बोल रहा है। ऐसा बोलने के बारे में सोच रहा होता है। आगे वो कहता है अरे यार कितनी ज्यादा मच्छर है, इतनी ज्यादा खुजली हो रही है ना, अगर मैं अपने कपड़ों को थोड़ा ढीला करूंगा तो इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आगे हम देखते हैं 3 घंटे बाद अभी भी धूप वैसी की वैसी है और ज्यादा हो गई है और उस आदमी की हालत खराब हो रही है। और आगे वो पसीना पसीना होकर है ना आखिरकार बोल ही देता है वुल्फ गैंग का लीजिया आपसे मिलना चाहता है। आगे बटलर यूं कहता है कि बिग बॉस। अब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया है, तो क्या अब आप उसे बुलाना चाहोगे? तो चेंग दोपहर की नींद के बाद काफी ज्यादा फ्रेश मूड में होता है। वो कहता है कि अगर हम उसे और ज्यादा वहां पर खड़ा रखेंगे ना तो उसे हीट स्ट्रोक हो जाएगा, कहीं गर्मी से वो बेहोश ना हो। चलो उसे ऊपर आने दो, तुम उससे बात कर लेना और हाँ देखना कि सुबह बेंचवान आखिर हमें कितनी कीमत देने को तैयार है। आगे गेट खुलता है और बटलर हिंग उसकी तरफ जाता है। तो वो आदमी सोचता है कि वाह आखिरकार हमारा मसीहा आ गया। वो कहता है कि गेट खुल गया। वो कहता है कि हाउस कीपर हिंग, मुझे लगा नहीं था कि आप ब्लैक रॉक सिटी को छोड़कर एक लुटेरे बन जाओगे यहाँ पर। तो बटलर हिंग कहता है कि मैं कोई हाउस कीपर नहीं हूँ, अब मैं यहाँ का मैनेजर हूँ टॉड विलेज का, और तुम्हें भूतकाल की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो आदमी कहता है कि ओह ये तो काफी बुरी बात है, तो क्यों ना मैं बॉस चैंग से मिलूं। तो बटलर ह्यूम कहता है कि हमारे लीडर अभी काफी ज्यादा बिजी है, अगर तुम्हें कुछ भी काम है तो तुम्हें मुझसे एक बात करनी होगी। तो आगे वो आदमी कहता है कि हमारे लॉर्ड सुए बेंचुआन उस बर्थडे गिफ्ट के बदले आपको 20,000 है ना गुआन देने को तैयार है। गुआन किसी तरह की करेंसी है और मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। हमारा लॉर्ड काफी ज्यादा दयालु है। बटलर ह्यूम कहता है कि लॉर्ड सुए सच में काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन मुझे डर है कि उन बर्थडे गिफ्ट की कीमत इससे तो कई गुना ज्यादा है। तो वो कहता है कि मैनेजर हूँ, भूलो मत कि तुमने उन बर्थडे गिफ्ट को है ना लूटा हुआ है, वो तुम्हारे थे भी नहीं। तो बटलर ह्यूम कहता है कि भूलो मत लीडरली, हम लोग है ना लुटेरे हैं और जो भी चीज़ हम लूटेंगे वो सब हमारी होगी। वो कहता है क्या? आगे हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और चैंग एक तरह का कॉस्प्ले कर रहा है जैसे। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुमसे बात करनी होगी अब, और हाँ तुम्हें अगर वो गिफ्ट चाहिए तो तुम्हें 1 लाख देने होंगे। तुम ये बात मानते हो कि नहीं? हम देखते हैं कि उसके मुंह पर खून वगैरह लगा होता है। तो वो आदमी कहता है 1 लाख, और वो मन में सोचता है कि क्या ये इनके बिग बॉस की आवाज़ है। आगे हम देखते हैं कि ना चैंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो है ना स्ट्रेटेजिस्ट को ऐसे गिरा हुआ, वो दोनों एक्टिंग कर रहे हैं कि चैंग बहुत ज़्यादा खतरनाक बन रहा है और स्ट्रेटेजिस्ट मरे हुए की एक्टिंग कर रहा है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और स्ट्रेटेजिस्ट कहता है नहीं। तो वो आदमी मन में सोचता है मैंने सुना था कि टॉड विलेज का लीडर जिंदा इंसानों को खाता है और डेली का है ना 2 लीटर इंसानों का खून पीता है। वो कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 लाख देने, और है ना चैंग को उससे 260 फेयर पॉइंट मिलते हैं। तो बटलर यूं कहता है ठीक है अब ये तय हो गया है कि तुम 1 लाख लेकर आना और हम तुम्हें वो बर्थडे गिफ्ट वापस दे देंगे। तो आदमी कहता है हम एक साथ में 1 लाख नहीं दे सकते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बटलर यूं कहता है कोई बात नहीं, तुम है ना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो। वो कहता है कि किस्तों में? तो बटलर यूं कहता है कि हमने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें पहले ही सोच के रखी है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो तुम अनाज नमक और कपड़े को यूज़ करके सारे पैसे चुका सकते हो, और हाँ तुम्हें बस 30% डाउन पेमेंट करनी होगी। और जहाँ तक कि इंटरेस्ट की बात है, हम तुम्हें ना 20% इंटरेस्ट लगाएंगे जब तक कि तुम सारे पैसे नहीं दे देते। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो। आगे वो उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहता है कि ये 2 कॉन्ट्रैक्ट मैंने डुप्लीकेट बनाए हैं, इस पर साइन करने के बाद आप एक को है ना उस लॉर्ड सुए बेंचवान के पास ले जा सकते हो ताकि तुम उससे वो सिग्नेचर और सील लगवा के ला सको, और जब तुम डाउन पेमेंट दे दोगे तुम यहाँ से बर्थडे गिफ्ट ले जा सकते हो। तो वो कहता है मतलब कि अगर मैं 30,000 गुआन देता हूँ तो मैं सारे बर्थडे गिफ्ट ले जा सकता हूँ? वो बटलर ह्यूम कहता है हाँ बिल्कुल। आगे वो कहता है कि बटलर ह्यूम आखिर हमें क्या करना चाहिए, डिलीवरी कब होगी? तो वो कहता है कोई चिंता नहीं, और वो लोग बातें कर रहे होते हैं और हम दूसरे रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर कि स्ट्रेटेजिस्ट कहता है आखिर हम लोग वापस बाहर कब जा पाएंगे? चैंग कहता है कि रुको जब तक कि बटलर ह्यूम उस वुल्फ गैंग के लीडर को बेवकूफ नहीं बना लेता, हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। चैंग कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में उस लोक ये सिटी में जाने वाला हूँ,
तो तुम्हें मेरे साथ में आना होगा। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है क्या तुम्हें अभी से उसकी याद आने लग गई? अभी भी तुम काफी ज्यादा जवान हो यार, कंट्रोल रखो। चेंग कहता है कि दूसरी बात तो ये है कि मैंने है ना अभी तक सीटी देखी नहीं कि वो किस तरह की दिखती है, तो इसलिए मुझे जाके एक बार चेक करना होगा। आगे हम देखते हैं कि एक तालाब के उधर फ्लाइंग टाइगर विलेज का लीडर मछलियां पकड़ रहा होता है और वो कई सारी मछलियां पकड़कर उस मटके में भर देता है। और वो कहता है कि इतनी देर फिशिंग करने के बाद इतनी मछलियां मेरे को कुछ दिन तो चलेगी। और उसको पीछे से आवाज आती है, बड़े भाई। और वो एकदम से डर जाता है और उसके हाथ से वो मटका है ना पानी में गिर जाता है। पीछे से उसका छोटा भाई आता है, कहता है बड़े भाई टॉड विलेज ने एक और है ना पोस्टर लगाया है। तो उसका बड़ा भाई काफी ज्यादा गुस्से में उसे देखता है, वो सोच में पड़ जाता है कि क्या चल रहा है। आगे उसका बड़ा भाई पीछे से उसका गला पकड़ के है ना दबा रहा होता है। वो कहता है नहीं, और आगे वो बेहोश हो जाता है। आगे वो कहता है कि अगली बार से मुझे ऐसे डराना मत, और अब जल्दी बोलो क्या हुआ। और आगे वो पोस्टर को देखते हुए कहते हैं कि मिर्ची लो और उसकी खेती करो, आखिर ये मिर्ची क्या है। तो उसका छोटा भाई कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि 1 किलो मिर्ची को हमें ना 1 किलो किसी भी खाने के साथ बदल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। तो वो लीडर कहता है कि ये सब बकवास है, आखिर कोई भी उस पर यकीन कैसे करेगा। तो वो कहता है कि उस व्हाइट वुल्फ ने कुछ मिर्ची ली और उन टकले लुटेरों ने भी ली है, और बड़े भाई मैंने भी आधे एकड़ जितने दाने ले लिए हैं, तो मुझे कोई ऐसी जगह बताओ ना जहाँ पर मैं उन्हें खेती कर सकूं। तो उसका बड़ा भाई कहता है ये तो सब बकवास है, हम इस साल दूसरे अनाज के है ना उगा सकते हैं, तो तुम्हारे लिए कोई फालतू में फ्री की जगह नहीं है। तो उसका छोटा भाई कहता है क्यों ना तुम मुझे एक बार थोड़ी सी जमीन दे के देखो, मैं उसमें कुछ उगाना चाहता हूँ। तो उसका बड़ा भाई कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें हॉल के सामने की वो खाली जगह दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। आगे 3 दिन बाद हम देखते हैं कि ब्लैक रॉक सिटी से ना डाउन पेमेंट आ जाती है। बटलर यूं कहता है कि जल्दी से जगह करो, हमें 10,000 कॉपर कॉइंस, नमक, लोहा और अनाज के लिए जगह चाहिए। और आगे चेंग कहता है कि जनरल लू आपके साथ पार्टनरशिप में काम करके अच्छा लगा। जनरल लू काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो कहता शेट। आगे हमें बताया जाता है कि वो सारे गिफ्ट लेने के बाद जनरल लू वापस ब्लैक रॉक सिटी नहीं गया, वो डायरेक्ट योजो सिटी में उसके राजा को गिफ्ट देने गया। और इससे हमें पता चलता है कि उनके पास टाइम की कितनी कमी थी। और अगले दिन चेंग ने सिस्टम के द्वारा मिले हुए रिवॉर्ड के कपड़े और एक कमर पे है ना चाकू बांधकर और पतले से घोड़े को राइड करके स्ट्रेटेजिस्ट के साथ वो है ना शहर में चला गया। आगे हम यिंग सू की फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कोई बात कर रहा होता है कि ये युंग युवाई है, वो 49 साल के है और उसकी बीवी पिछले साल मर गई थी, और जब तक यिंग उससे शादी करे वो अभी उसकी इकलौती बीवी रहेगी। और आवाज आ रही होती है लेकिन वो तो खाली 17 साल की है ना। आगे कहते क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, इससे पहले उसकी जिससे शादी होने वाली थी उसका तो पूरा परिवार खत्म हो चुका है, पुराने वाले ब्लैक रॉक सिटी के लॉर्ड का। और ऐसा कहा जाता है कि उसे कई दिनों तक लुटेरों ने भी अपने पास रखा, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे काउंसिलर है ना उसे रखना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं कि यिंग सू वहाँ पर बैठी होती है और कुछ पंछियों को दाने डाल रही होती है। तभी पीछे से है ना उसकी नौकरानी चिल्लाते हुए आती है कि मिस क्या आपने सुना कि वो बुढ़िया आपकी किसी से है ना शादी कराने वाली है, और उसका नाम कुछ ह्यूंग है, और वो है कोई बूढ़ा आदमी है जिसकी उम्र 49 साल है। तो यिंग सू कहती है कि हाँ मैंने सुना तो है। आगे वो लड़की कहती है कि मिस लेकिन आप उससे शादी कैसे कर सकती हो, उसकी उम्र आपके दादाजी जितनी होगी। आगे वो कहती है कि है ना शादी होना एक अच्छी बात है, और कम से कम इस बार मैं उसकी अकेली बीवी तो रहूंगी। आगे नौकरानी कहती है लेकिन मिस क्या आपका दिल फिर भी खुश रह पाएगा। तो पहले तो वो चुप हो जाती है और आगे कहती है कि हाँ बिल्कुल, और आगे वो कबूतरों को सारे दाने डाल देती है। उसके बाद हम फॉलन लीव सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर के पोस्टर्स लगे होते हैं और बहुत ही गंदी सी तस्वीर बनी होती है। लोग उसे देखते हुए कहते हैं कि चेंग दा लेई एक विलन और वो टॉड विलेज का लीडर है, और इस चोर का है ना कुछ बड़ा सा चेहरा है, बड़ी सी दाढ़ी भी है, और वो एक मर्डरर है। अगर उसे अरेस्ट कर लिया गया तो 100 से भी ज्यादा युआन दिए जाएंगे। चेंग कहते कि अरे वाह, मेरे सिर पर लगा हुआ इनाम ज्यादा हो गया। तो आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता लगता तो नहीं कि यहाँ पर मेरी फोटो है, तो आखिर वो लोग मुझे कैसे पकड़ने वाले। चेंग कहते कि चलो अब टाउन में चलते हैं। जब वो अंदर जा रहा होता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं कि और कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें देखने से तो ये लगता है कि तुम कोई लुटेरे हो। तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि मेरा ये छोटा बच्चा खेलने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ खेल पाओगे, और कुछ सोने के सिक्के उसके हाथ में पकड़ाते हैं। वो सिपाही कहते कि बहुत अच्छे, आखिर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो। चेंग कहता कि मेरा नाम कुछ मेरा नाम ओबा है, और मैं क्विंग न्यू माउंटेन के नीचे से आया हूँ, और उनका नाम ओविये है, और ये मेरे अंकल है। हम दोनों इस शहर में कुछ दोस्तों से मिलने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है ओबा आखिर ये कैसा अजीब सा नाम है। और आगे वो सिपाही कहता है कि ठीक है तुम अंदर जा सकते हो, और तुम उस क्विंग न्यू माउंटेन से हो तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि लुटेरों ने हमारा जीना हराम करके रखा है। आगे शहर के अंदर जाते हुए चेंग कहता है कि वाह ये सिटी तो काफी ज्यादा भरी हुई। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि यंग मास्टर चलिए पहले कुछ खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। कि चेंग और स्ट्रेटेजिस्ट यिंगसू की सिटी में आए हुए होते हैं और लास्ट में वो लोग एक होटल में खाने के लिए जाते हैं। अब आगे चेंग वेटर से कहता है कि जाओ और मेरे लिए आधा ग्लास वाइन और थोड़ा सा मीट लेकर आओ। तो आदमी कहता सर हम यहाँ पर मांस नहीं बेचते और शराब के बारे में तो पता है, लेकिन ये वाइन क्या है? मतलब वाइन और शराब अलग अलग होती है और पुराने जमाने में वाइन जैसी चीज के बारे में किसी को पता नहीं था। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है रुको मैं इससे बात करता हूँ, जाओ और हमारे लिए एक बेडरूम तैयार करो, और हाँ हमारे घोड़े बाहर ही खड़े हैं तो उन्हें है ना अपने बैकयार्ड में ले जाकर अच्छे से खाना खिला देना, और हमारे लिए भी ये डिश लेते हैं और उसे खाने के लिए बोलता है। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है सर 2 मिनट रुकिए, और आगे वो कहता है कि अपना खाना एंजॉय कीजिए और अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है रुको और क्या तुम्हारे पास यहाँ पर और कोई डिश है खाने के लिए? तो वो वेटर अलग अलग चीज़ों के नाम बताने लगता है। आगे चेंग मन में सोचता है कि इस दुकान वाले ने हमें 10 से भी ज़्यादा है ना खाने की चीज़ों के नाम बताए, लेकिन उनमें मेन सिर्फ उनको भूनना या फिर स्टीम करना है। मतलब बारबेक्यू तो भूले, यहाँ पर तो डिश को फ्राई भी नहीं किया जाता। इन डिश को बनाने के है ना बेसिक मेथड ऑयल और नमक को बचाना है, क्योंकि पुराने ज़माने में वो कुछ ज़्यादा महंगा होता होगा शायद। आगे चेंग कहता है कि इस मेन्यू पर बहुत ही कम चीज़ें हैं, ये एक बिजनेस के है ना मौके जैसा लग रहा है, मैं कुछ नई चीज़ें यहाँ पर है ना बेचने का ट्राई कर सकता हूँ जो कि यहाँ के लोगों ने कभी नहीं चखी होगी। आगे वो वेटर कहता है कि बाय द वे हमें है ना एक नई खाने की चीज़ भी मिली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खास है। प्रॉब्लम ये है कि है ना हमारे कस्टमर्स अभी इसे ज़्यादा खरीद नहीं रहे, क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता ठीक है, तो लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है? वो आदमी कहता सर क्या आपने कभी मिर्ची के बारे में सुना है? चेंग कहता नहीं मैंने मिर्ची के बारे में कभी नहीं सुना। आगे वो कहता कि ऐसा नहीं कि मैं आपको है ना कम ज्ञान वाला बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने इस खाने के बारे में कभी नहीं सुना है ना, फिर भी आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये खाना बहुत ही ज़्यादा अलग है। हमारे लोअर सिटी के लॉर्ड ने एक बार इसे चखा और फिर 1 किलो मिर्ची का ऑर्डर दे दिया, लेकिन हमारे स्टोर के पास है ना सिर्फ 10 किलो मिर्ची ही है टोटल। चेंग कहता है कि अगर ये आइटम इतनी कीमती है तो आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिली? तो वो आदमी कहता है कि ये सब तो मेरी बीवी के कारण, वो इसे है ना जब दूसरे जगह से आ रही थी तब उसे है ना एक व्यापारी ने दी, और वो समझदार है इसलिए उसने इतनी कीमती चीज़ खरीद भी ली। और मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसा खाना इस पूरे एम्पायर में है ना सिर्फ यहीं पे मिलेगा, क्या आप इसके साथ बनी हुई डिश को खाना चाहोगे? चेंग कहता है कि अभी तो चलेगा, पहले तुम बाकी सारी चीज़ें ले आओ, मैं बाकी सब नया बाद में चखूंगा। वेटर कहता है ठीक है सर, इतनी भी मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि विलेज मास्टर ये रेस्टोरेंट ज़रूर सिहाई बिजनेस मतलब कि यिंगसू के पिता का है, लेकिन इस बंदे की बीवी तो यिंगसू नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो मिर्ची यिंगसू से छीन ली गई, और आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि ये मिर्ची उन्होंने किसी और से खरीदी है? चेंग कहता कि स्ट्रेटेजिस्ट क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर अपने साथ दूसरों को क्यों नहीं लाया और सिर्फ तुम्हें लेकर आया हूँ? स्ट्रेटेजिस्ट कहता ये तो नेचुरल है ना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चतुर हूँ और मैं ही अकेला हूँ जो आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई एडवाइस दे सकता हूँ। चेंग कहता कि ये बेवकूफ़, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, हम यहाँ पर सिर्फ खाने या पीने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर अपने मिशंस के लिए है। और आगे मन में सोचता है मुझे सही में इस बंदे के है ना बिहेवियर की चिंता हो रही है। और आगे वो कहता है कि हमारा पहला मिशन यिंगसू की सिचुएशन के बारे में पता लगाना है, क्योंकि हमें अभी तक है ना जो चीज़ें उन्होंने देने की प्रॉमिस की थी वो अभी तक मिली नहीं है। और दूसरी हमें कुछ स्लेव्स यानी गुलाम खरीदने होंगे, हमें कुछ गुलाम को खरीद कर वापस विलेज में ले जाना है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता ठीक है, मैं मुश्किल वाला मिशन करूँगा, बस मैं जाकर यिंगसू की सिचुएशन के बारे में पता लगाऊंगा। तो चेंग गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम आज दोपहर को गुलामों के बारे में पता लगाओगे, और जब तुम्हें अच्छे खासे गुलामों का नंबर पता चल जाए तब है ना तुरंत विलेज में जाकर पैसे लेकर उन्हें खरीद लेना। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे डिनर के लिए भी कुछ नए कपड़े लेने थे। चेंग उसे छोटे चांदी के टुकड़े देते हुए कहता है ठीक है, और जब ये काम हो जाए तुम मेरा इन में इंतज़ार करना। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मुझे पता नहीं कि अब क्या चल रहा है, लेकिन
मैं शायद आज रात को वापस नहीं आऊँगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैंग उसको जाते हुए देखता है और आगे कहता है वेटर। तो वेटर कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। चैंग कहता है कि मैं ये पूछना चाहता था कि वो तो वेटर समझ आता, ओह तो आप एक वेश्यालय को खोज रहे। चैंग कहता है अरे इस शहर में सबसे अच्छा वेश्यालय कहाँ है। तो वो वेटर कहता है कि नेचुरली ये हुयान बिल्डिंग है। आगे चैंग उस वेश्यालय के इलाके में जाते हुए कहता है कि फाइनली मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे अच्छे टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी वेश्याएं खड़ी होती है। वो कहती है कि यंग मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, और उसकी तारीफ़ें करने लगती है। चैंग है ना कहता कि वाह यहाँ की खुशबू कितनी अच्छी है। और आगे हमें है ना कोई बंदा वहाँ से जाते हुए देखता है और चैंग मन में सोचता है कि ये जगह सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मज़े करने के लिए। और वो कहता है एक मिनट ये फिगर कहीं देखा हुआ लग रहा है। और है ना वो स्ट्रेटेजिस्ट होता है। चैंग पीछे से जाकर कहता है ओए, स्ट्रेटेजिस्ट कहता है आखिर कौन है ये। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चैंग कहता है कि तुम यहाँ पर। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर मैं एक गुनहगार हूँ और मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो चैंग भी नाटक करते हुए कहता है कि मैंने तुम पर भरोसा किया और है ना तुम मेरा पैसा लेकर यहाँ पर आ गए। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर मैं बस यहाँ से देखते हुए जा ही रहा था। चैंग कहता है कि बस देखते हुए जा रहे थे, मैं कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर यकीन करूंगा। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि यंग मास्टर मैं गलत था, प्लीज लीनर को इसके बारे में मत बताना, मैं जल्द से जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। चैंग कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, चलो अब जब हम दोनों ही यहाँ पर है तो है ना ध्यान से इन सभी को देखते हैं, हमें पता भी तो लगाना होगा इन सब में सबसे बदसूरत कौन है। चलो आगे हम एक वेश्यालय का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लोग खा रहे होते और डांस देख रहे होते और वहाँ पर बातें चल रही होती किसी की कि क्या तुमने सुना कि एक आदमी ने बहुत ज़्यादा कमाया, उसका प्रमोशन हुआ और उसने एक बहुत अच्छी पोएम भी लिखी वगैरह वगैरह। चैंग मन में सोचता है कि इस ज़माने में तुम्हें इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से तो मिल नहीं सकती, तो यहाँ पर चल रही बातों से ही तुम्हें है ना कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि यंग मास्टर मैं है ना एक लड़की को है ना कुछ शराब के साथ बुलाना चाहूँगा। चैंग कहता है कि दफ़ा हो जाओ। और उधर कोई बात कर रहा होता है कि भाई क्या तुमने वो सिटी गेट पर लगा हुआ पोस्टर देखा है। और दूसरा आदमी कहता है कि बकवास बंद करो यार, आखिर किसे टॉड किंग लू हैंग के बारे में नहीं पता होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान है ना, और आखिर उससे कौन पंगा लेना चाहेगा। तो दूसरा आदमी कहता है कि लेकिन उसके सिर पर जो इनाम है वो 150 टेल्स है, मतलब एक बार अगर कोई उसे मार देगा और उस इनाम से वो अपनी पूरी ज़िंदगी बैठा हुआ खा सकता है। तो वो लड़की कहती मैंने तो सुना है कि वो टॉड किंग 22 फीट लंबा है और उसका वजन कुछ 300 कैटीज है, एक कैटी मतलब 600 ग्राम। तो अब तुम लोग हिसाब कर लेना, मैं नहीं करने वाला। तो दूसरा आदमी कहता है कि चुप हो जाओ, मैंने सुना है कि उसने दूसरी दुनिया से कोई काला जादू सीखा है और उसे बिजली गिराना भी आता है और वो 1000 मील दूर तक देख सकता है और उतनी ही दूर तक सुन भी सकता है, शायद वो है ना हमें अभी बात करते हुए भी सुन सकता होगा। तो एक बंदा कहता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बोलो, क्या तुमने कभी टॉड किंग को देखा भी है। तो दूसरा आदमी कहता है ब्रदर शू क्या तुमने कभी उस राक्षस को देखा है। तो आदमी कहता है कि हाँ, एक दिन मैं है ना टॉड विलेज के उधर से जा रहा था और अचानक से मैंने एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी और आसमान से एक आदमी आया और उसका नाम था टॉड किंग। मुझे उससे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई, हमने कम से कम है ना लड़ाई के 30 राउंड्स लड़े होंगे, लेकिन मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया और मैं एक मूव में हार गया। दूसरा आदमी कहता मुझे तुम पर यकीन नहीं होता, लू हम भी ऐसा नहीं कर पाया उस टॉड किंग के सामने, क्या तुम जनरल लू से बेटर हो। तो लड़की कहती है कि मास्टर सू की है ना फैमिली की तलवारबाजी काफ़ी अच्छी है, मुझे उसकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। तो आदमी कहता है कि पिछली बार जब मैं उससे लड़ा था तब मैं थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन अगर अगली बार वो मुझे मिला तो मैं उसका सिर है ना धड़ से अलग कर दूंगा। और उसे अचानक से हंसने की आवाज़ आती। तो आदमी कहता है ओए आखिर तुम किस पे हंस रहे हो ओल्ड मैन, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिस्ट है ना हंस रहा होता है और वो पूरी तरह से टल्ली हो चुका होता है। चैंग उसे मारते हुए कहता है कि सिर्फ यही नहीं, मुझे भी यकीन नहीं होता, क्या तुम सच में टॉड किंग से मिले हो। तो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल, आखिर तुम कौन होते हो मुझ पे शक करने वाले। चैंग कहता है मेरा नाम ओबा है और मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग मुझे जेंटल हैचेट कहते हैं। तो सभी लोग कहते हैं ओबा। चैंग मन में सोचता है आखिर इतने सारे लोगों से है ना, वो भी मर्दों से, ओबा कह जाना काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। वो आदमी कहता है कि भले ही तुम कोई भी हो, मैं तो यहाँ पर है ना उस औरत से मिलने आया हूँ, क्या तुम भी उसी के कारण आए हो। चैंग कहता है कि हाँ तो क्या। वो लोग कहते कि सिर्फ ये अकेला, और ये भी उस औरत को देखना चाहता है, ज़रा उसकी तरफ देखो तो सही, वो रेशमी कपड़े तक खरीद नहीं सकता है, पता नहीं ये कहाँ से आ गया।
और उन लोगों की बातों से ही चैंग ने है ना उस औरत के बारे में थोड़ा बहुत पता किया कि उसका सरनेम लियो है और उसका पूरा नाम लियो जिहोंग है। उसकी फैमिली सच में है ना बहुत बड़ी फैमिली थी इस सिटी में। उसके पिताजी आर्मी में काम करते थे और समंदर किनारे पर लुटेरों से रक्षा करते थे। और उस टाइम है ना लुटेरों से रक्षा करना कोई आसान बात नहीं थी। बाद में ये पाया गया कि वो लुटेरों के साथ है ना मिलकर सीक्रेटली डील करते थे। तो गुस्से में आकर सिटी मास्टर ने उसके पिता का सिर कलम करवा दिया और उसके पूरे परिवार को है ना बंदी बना लिया और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया गया। चैंग मन में सोचा हाँ गुलाम खरीदने के लिए तो मैं भी यहाँ पर आया। और आगे हम उसकी अफवाहें सुनते हैं कि मिस लियो 28 साल की है और भले ही वो अब एक गुलाम रह गई है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी है ना उससे मिलना चाहते हैं। और उससे मिलने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे एंट्री फीस के रूप में, और फिर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कविता लिख कर है ना उसे खुश करना होगा, तभी वो तुम्हें ना मिलने के लिए बुलाएगी। और अगर वो बुला भी ले तो उसके सामने एक पर्दा रहेगा और अभी तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा उस पर्दे के सिवाय। और अगर तुम उसे अपनी कविता से खुश कर देते हो तो वो कहेगी आज मैं थक गई हूँ, आप कल वापस आइएगा। और ऐसा 3-4 बार होने के बाद ये तो तुम्हारे नसीब पर ही है कि तुम वापस कब मिल पाओगे, लेकिन अगर तुम उसके साथ सोना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे लेके जाना पड़ेगा। आगे एक आदमी एक रेशमी कपड़ा वेटर को देते हुए कहता है उन मिस से कहना कि क्या आज वो फ्री है, रेशमी कपड़ा भी पैसों की तरह यूज किया जाता है। चैंग कहता है कि एक्सक्यूज मी लड़की, जरा मेरे लिए थोड़ी स्याही लेकर आना। तो वो कहती ठीक है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हो? तो वो लोग कहते हैं ये सच में लेडी से मिलना चाहता है और वो एक कविता लिखता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये सब बकवास है, बच्चे भी इससे अच्छा लिख ले। और आगे वो एक छोटा चांदी का टुकड़ा उस कागज के साथ रखते हुए कहता है कि ये ले जाओ। तो वो लोग कहते हैं पता नहीं यार वो औरत किसे चुनेगी, मिस्टर सु यहाँ पर 10 दिन से भी ज्यादा थे और उसने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। और मैंने तो सुना है कि मिस्टर सु ने एक एक्सपर्ट से ना एक कविता भी लिखवाई है और अंदर जो औरत है वो भी एक कवि ही है। और आगे एक लड़की वापस बाहर आती है। वो लोग कहते चलो रिजल्ट आ गए। वो लड़की कहती कि मिस्टर और लेडी ने आपको बुलाया है। तो वो लोग कहते ये क्या चल रहा है आखिरकार। और चैंग जाते हुए उस आदमी की पीठ थपथपाते हुए वहां से हंसते हुए जाता है और वो आदमी कहता मैं यहाँ पर 10 दिन से भी ज्यादा हूँ लेकिन अभी तक मुझे नहीं बुलाया। तो वो लोग कहते शायद इसलिए क्योंकि उसने एक अच्छी कविता लिखी। और दूसरा आदमी कहता है कि आपके पीठ पर कुछ लगा है और हम देखते कि उस पर एक खरगोश बना होता है। वो लोग कहते ये तो टॉड किंग है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मतलब वो हमारे बीच में आ चुका है। तो आदमी कहता मैंने क्या कहा था, तुम बेवकूफ़ों ने मुझे इग्नोर किया, मैंने कहा था ना कि वो 1000 मील दूर से हमें देख या सुन सकता है। और दूसरा आदमी कहता है कि यहाँ पर कुछ लिखा भी है कि तुम लोगों की बातें सुनने में काफी ज्यादा मजा आया है। कि चैंग फाइनली उस औरत के कमरे में जाता है और वो औरत उसकी कविता पढ़ते हुए कहती है कि मिस्टर ओबा क्या ये कविता आपके द्वारा लिखी गई है? चैंग कहता है हाँ आप मुझे सिर्फ नाम से भी बुला सकती हो, इतना मिस्टर वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है ओबा। तो चैंग वो सुन के खुश हो जाता है और आगे वो उस पर्दे की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मुझे यार और भी बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा और मैं ना जाकर करीब से देखना चाहता हूँ कि आखिर ये 16 साल की लड़की कितनी खूबसूरत है कि उसकी इतनी बातें हो रही है। आगे वो लड़की कहती है कि मिस्टर ओबा अब काफी ज्यादा देर हो रही है। चैंग कहता है कि नहीं यार अभी सोने का टाइम तो नहीं हुआ है, क्या उसकी कविता का ये मतलब है कि मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए? वो कहता है कि अरे यार ये तो सिर्फ पैसों की बर्बादी है अगर मैं ऐसे वापस चले जाऊँ। तो आगे वो उस पर्दे के पास में जा रहा होता है। वो लड़की कहती है यंग मास्टर आखिर आप क्या करने जा रहे हो? और चैंग और करीब जा ही रहा होता है। वो कहते यंग मास्टर प्लीज अपने बर्ताव का ध्यान रखिए। और वैसे कह ही रहे होते हो चैंग वो पर्दा हटा देता है और हम देखते हैं कि वो एक काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। चैंग कहता है कि भले ही यार अफवाह में कुछ ज्यादा ही बोला हो लेकिन ये बच्ची सही में कुछ ज्यादा ही अच्छी दिख रही है, लेकिन पहले मुझे उसके परिवार वालों से बात करना होगा। वो कहता है कि डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला, तो चिल्लाना मत। लेकिन उस लड़की के पर्सपेक्टिव से ना एक विलन ऐसे कह रहा है कि अब रोने मत लगना। वो कहती कि मेरे पास में मत आना और मुझे छूना मत। हम देखते कि पीछे से एक आदमी चैंग की तरफ बढ़ता है। चैंग कहता है कि चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं बच्ची, मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैं बच्चों को नहीं छूता। हम देखते कि वो आदमी चैंग को नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाता है और आगे वो कहता है मिस क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? वो लड़की कहती है ब्रदर यू हमें इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। चैंग कहता है कि ओह तो इस कमरे में पहले से ही एक आदमी था। वो आदमी कहता है कि आखिर ये बकवास करने का क्या ही मतलब जबकि तुम मरने ही वाले हो। और सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है। उसका नाम मैंग जीवान होता है और वो थोड़ा कम फेमस लेकिन काफी खतरनाक जनरल है। वो लड़की आगे कुछ नहीं कहती। आगे वो आदमी है ना चैंग से कहता है कि अब मरो। चैंग कहता है कि ली जी मैं तुम्हारे परिवार को बचा सकता हूँ। वो कहती है कि रुको और वो आदमी अपना चाकू बीच में रोक देता है। आगे वो आदमी कहता है मिस
इस हरामी को पता है कि मैं यहाँ पर छुप रहा हूँ और हम इस खबर को बाहर नहीं जाने दे सकते। वो लड़की कहती है कि ब्रदर इन, चलिए ना पहले उसकी बात सुन लेते हैं। और आगे वो लोग चाय पीते हुए वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मेरे परिवार को कैसे बचाने वाले हो। चेंग कहता है कि आखिर ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। तो वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लड़की कहती है ब्रदर यून मेरे पिता के द्वारा गोद लिया गया है और वो मुझे एक बहन की तरह ट्रीट करता है और उसी के प्रोटेक्शन के कारण मैं आजकल जिंदा रह पा रही हूँ और इस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। चैंग मन में सोचता है कि दिन में मैंने वहाँ पर पोस्टर देखा था कि वहाँ पर मेरे पास में ही एक और है ना आदमी का पोस्टर था, तो ये है वो मेंग जुआन और वो लियो के फादर के द्वारा गोद लिया गया था और लियो फैमिली के उस एक्सीडेंट के बाद वो भी एक गुलाम बन चुका है। और ऐसा लगता है ना कि जेल से भागने के बाद वो सीधा लियो जी को ढूंढने के लिए आए, लेकिन मुझे डर है कि वो अपनी ही बहन को है ना अपनी औरत बनाने की कोशिश कर रहा है। वो 25 साल का और छोटी बच्चियों के सपने देखता है, कितना बेशर्म इंसान है। आगे वो लड़की कहती है आखिर तुम कौन हो, जल्दी जल्दी करो और बोलो। चेंग कहता है कि मैं टॉड किंग हूँ, टॉड विलेज से। तो आदमी कहता है कि लुटेरा। वो लड़की कहती है क्या तुम चेंग डा ले हो। वो आदमी कहता है कि बकवास मत करो, जिस टॉड किंग ने लू हुम मतलब जनरल लू को एक मूव में हरा दिया, आखिर वो तुम्हारे जितना कमजोर कैसे हो सकता है। अगर तुमने वापस झूठ बोला तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। चेंग कहता है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। सच कहो तो मैं बस है ना टॉड विलेज का एक मामूली इंसान हूँ। मेरा सरनेम ओ है और मेरा नाम बा है और तुम मुझे वेडर बुला सकते हो। वेडर मतलब चाइनीज में फादर होता है, यानी पिताजी। वो आदमी कहता है वेडर। चेंग कहता है कि हाँ, और मन में सोचता है कि मेरे बेटे। आगे चेंग कहता है कि हमने जनरल लियो की लीडरशिप के बारे में बहुत सुना है। हम भले कभी मिले नहीं, लेकिन हमने उनके बारे में काफी ज्यादा अच्छी बातें सुन रखी है। जनरल लियो पर झूठा इल्जाम लगा और उनका ऐसा अंत हुआ और उनकी कहानी सुनने के बाद हमारे लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे। वो लड़की कहती भले ही वो एक लुटेरा है, लेकिन उसे पता है कि मेरे पिताजी के साथ गलत हुआ। लगता है कि उसके दिल में भी इंसाफ है। आगे चेंग कहता है कि हमारे टॉड किंग ने कहा है कि जनरल लियो के वंशज के साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए और उन्होंने खास करके मुझे शहर में ना आपके सिचुएशन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है और जब मुझे चांस मिले तो मैं लियो फैमिली को बचा सकूं। वो लड़की कहती आखिर तुम क्या करने वाले हो। चेंग कहता है अब जब मुझे यहाँ के सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से पता चल गया है तो मैं वापस विलेज में जाकर पैसे लाकर आप सभी लोगों को यहाँ से ले जाऊंगा। तो वो लड़की पहले चुप हो जाती है और आगे रोते हुए कहती है कि टॉड किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, अगर वो मेरे फैमिली के लोगों की जान बचा सकते हैं मैं लियो जी। चेंग मन में सोचता ओह, तो क्या वो अपना शरीर मुझे देने वाली है। वो लड़की आगे कहती है कि लियो जी मास्टर की एक गुलाम बन जाएगी और उसे अपनी अगली ज़िंदगी में है ना हमेशा सर्व करेगी। चेंग मन में सोचता अगली ज़िंदगी, क्या मुझे उसके लिए वापस पैदा होना पड़ेगा। बाहर सभी लोग बात कर रहे हो कि वो लोग कह रहे कि टॉड किंग यहाँ पर नजदीक ही है और दूसरे लड़के कहते ये सच नहीं हो सकता, क्या वो बुढ़ा आदमी टॉड किंग था। बाहर वो दूसरे आदमी कहता है कि वो ओबा नाम का आदमी कब से अंदर है, क्या वो पहली बार में सक्सेसफुल हो गया। आगे सभी लोग है ना उस बुढ़े आदमी की तरफ देख रहे होते हैं कि कहीं वही तो टॉड किंग नहीं है। और वो लड़की वहाँ पर आती है कि यंग मास्टर ओए, हमारी लेडी ने आपसे मिलने के लिए आपको बुलाया है। तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता उसने मुझे बुलाया है। और आगे वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे यंग मास्टर इतने ज़्यादा अच्छे होंगे और मेरा भी इतना ख्याल रखेंगे। आखिर खुद की मेहनत का फल किसी के साथ बांटना बहुत ही रेयर बात है। तो दूसरे आदमी सोचते कि दो आदमी एक साथ, मुझे नहीं पता था वो औरत ऐसी है। और जब स्ट्रेटेजिस्ट अंदर आता है तो वो आदमी उसके गले पर तलवार रखता है। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है यंग मास्टर आखिर ये सब क्या चल रहा है। चेंग कहता है कि ये आदमी मेंग जुआन है, ये जनरल लियो का अंडरलिंग है और उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। उसे हमारे है ना गांव में ले जाओ और थोड़े पैसे लाकर इन सभी लोगों को बचाओ। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है और आपका क्या। चेंग कहता है कि मुझे थोड़ा काम है इस सिटी में और जब मेरा काम हो जाएगा मुझे पता है कि तुम जानते हो मुझे किस तरह से तुम मिल सकते हो। आगे चेंग कहता है कि मिस सू, जब आपको हम बचा ले तो है ना गुलाम बनने के अपने वादे को भूलना मत। और खिड़की से नीचे कूद जाता है। और आगे हम आधी रात को सू फैमिली के वहाँ का सीन देखते हैं। चेंग वो देखते हुए कहता है कि तो ये है सू फैमिली, ये तो काफी ज्यादा बड़ा घर है। चेंग कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा जमीन और लोग है, तो आखिर इतनी प्रॉब्लम करने की क्या जरूरत है। अब इतने सारे रूम्स में मैं आखिर सू यिंग को कैसे ढूंढूंगा। आगे कुछ लड़कियां वहां से आ रही होती है और कहती है कि हाँ उसकी तरफ देखो तो सही। उसे लगता है कि वो हमारी फैमिली की है ना यंग मिस है। यंग मिस मतलब कि है ना ऐसा कोई जिसको है ना मतलब पूरी तरह से वो
फैमिली की वसीयत मिलने वाली हो। आगे वो लड़कियां कहती है कि वो बुढ़ा अभी पूरी तरह से बीमार है और अब उसकी बीवी जो कहेगी वही होगा। और अगली बार से उस सू यिंग ने मेरे सामने है ना यंग मिस की एक्टिंग की ना, तो मैं उसे मेरा गुस्सा दिखा दूंगी। चेंग मन में सोचा ये दोनों लड़कियां जरूर अभी सू यिंग के कमरे से ही आ रही होगी। हम देखते हैं कि सू यिंग वहाँ पर बैठी होती है अकेली उदास, और चेंग वहाँ पर दीवार चढ़ रहा होता है। सू यिंग वो देखते हुए डर जाती है और कहती है कि आखिर कौन। और चेंग वहाँ से आते हुए उसका पैर फिसलता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो थोड़ी देर तक वहीं गिरा होता है। सू यिंग वो देख रही होती है और अचानक से चेंग उठ के कहता है यो। तो सू यिंग डर जाती है और कहती है कि ये हिल रहा है, और वो कहती है कि मेरे पास मत आना। वो असल में उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी इतनी देर तक। चेंग कहता है कि आज की रात काफ़ी लंबी है, मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही नहीं सो पाया हूँगा, लेकिन मिस सू आप भी जाग रही हो। तो सू यिंग कहती है कि ये तुम हो। आगे चेंग अपने हाथ में से एक गिफ्ट जैसा कुछ निकालता और कहता है कि ये लो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। यिंग सू उस गिफ्ट को लेते हुए कहती है कि इसमें से किसी औरत की गंध आ रही है, तो क्या तुम किसी औरत से मिले हो। चेंग है ना थोड़ा घबराते हुए कहता है कि मैंने ये गिफ्ट स्पेशली आपके लिए लिया है, और है ना इसे बेचने वाली कोई लड़की थी। तो सू यिंग कहती है कि ये एक झूठ है। वाह, ये झूठ पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आगे चेंग कहता है कि ये क्लोजिन है और मैंने ये आपके लिए खरीदा, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है और लोगों का कहना है कि ये सबसे बेस्ट है। तो सू यिंग उसे साइड में रखते हुए कहती है कि मैं कभी परफ्यूम यूज़ नहीं करती। चेंग कहता है आखिर ऐसा क्यों। वो कहती मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। और आगे वो कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। चेंग कहता है कि जब मैंने हमारे टॉड विलेज को अलविदा कहा तो मुझे पता चला कि मेरे दिल पर एक काली परछाई थी, और वगैरह वगैरह। और आगे कहता है कि मैं ठीक से सो नहीं पाया, खा नहीं पाया, और तुम्हारा चेहरा तो मेरे दिमाग से एक भी पल नहीं गया। तो सू यिंग कहती कि तुम है ना मजाक कर रहे हो ना। चेंग कहता कि नहीं, मैं इस बार पूरी तरह से सीरियस हूँ, मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने आया और देखने आया कि तुम कैसी हो। आगे वो कहते क्या तुम्हारा वजन कम हो गया, क्या तुम डाइट पर हो। तो आगे सू यिंग उसकी तरफ देखती है और शर्माती है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू चेंग मन में सोच रहा था कि सू यिंग को जब उसकी शादी के लिए भेजा जा रहा था तब उसे लुटेरों ने ना अगवा कर लिया, और जिसकी उससे शादी होने वाली थी वो हैन फैमिली भी पूरी तरह से तबाह हो गई। तो बहुत सारे लोग सू यिंग को हैन फैमिली की तबाही का कारण मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि ना हैन फैमिली की बदकिस्मती सू यिंग के कारण थी, और सू यिंग को एक पनौती की तरह देखा जाता है। यहाँ तक कि सू फैमिली भी इसे है ना यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। यहाँ के नौकर भी है ना उससे ठीक से बर्ताव नहीं करते। आगे चेंग कहता है कि तुम्हारे पिता का क्या उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि मेरे पिताजी बहुत टाइम से एक बीमारी के कारण अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे, मुझे डर है कि उसे इसके बारे में पता ही नहीं है। आगे चेंग कहता है कि अरे यार, ऐसे रीति रिवाज अक्सर लोगों को मार देते हैं। और आगे सू यिंग मन में सोच रही होती है कि जब उसकी वो दूसरी बहनें, सौतेली बहनें कह रही होती है कि ये कितने शर्म की बात है हमारे सू फैमिली के लिए, आखिर तुम मर क्यों नहीं जाती। और दूसरी लड़की कहती है कि वो किसी तरह से काउंसिलर युंग से शादी करने वाले, मेरे तो नौकर भी उससे बात ना करे। चेंग आगे उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वो सभी लोग तो है ना एसहॉल्स है, मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे सू यिंग कहती है आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगे। चेंग कहता है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो, आखिर मैं दूसरों को तुम्हें बुली कैसे करने दे सकता हूँ। और आगे वहां से जाते हुए कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा, बस मेरे मैसेज का इंतजार करना। आगे सू यिंग कहती कि रुको। चेंग कहता कि अब क्या, और वो कहती है कि इसे अपने साथ ले जाओ, और उसे पिंजरे के अंदर कुछ कबूतर देती है। चेंग कहता कि ये नहीं, मैंने तो पहले खाना खा लिया और मुझे सेके हुए कबूतर इतने भी पसंद नहीं। तो सू यिंग कहती ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, इससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जू चेंग बिना कुछ कहे वो कबूतर लेके चला जाता है। अगले दिन का सीन हम देखते हैं जब स्ट्रेटेजिस्ट आता है और कहता है बिग बॉस हमारे लोग आ गए हैं। चेंग कहता है लोग, आखिर और कौन आया है। तो हम देखते हैं कि किनमैन और वॉरियर लिन भी यहाँ पर आए होते हैं। वॉरियर लिन कहता है बिग बॉस, और वो दूसरा आदमी कहता है क्या तुम ही चेंग डा ले हो। तो चेंग कहता है हाँ, तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है। तो आदमी कहता है बच्चे, तुमने मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत की, और चेंग के ऊपर अटैक करने जाता है। वॉरियर लिन बीच में आकर उसके हाथ को है ना रोक देता है। आगे वो आदमी कहता है कि तुम साले छोटे लुटेरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की। वो कहता है कि लगता है कि तुम अब और जीना नहीं चाहते। चेंग कहता है कि अब बहुत हुआ, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ये तुम बाद में कभी भी कर सकते हो, अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम लोगों को बचाना है लड़ने से ज्यादा। तो वो भी चुप हो जाता है। आगे चेंग कहता है क्या तुम पैसे लेकर आए हो। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मैं टोटल 1000 लेकर आया हूँ कैरेज में। चेंग कहता है क्या इतना काफी होगा या फिर हमें और जरूरत पड़ेगी।
आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है इतना काफी है, सिर्फ जो एडल्ट होते हैं ना गुलाम, उन्हीं को है ना ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, वरना औरतें और बच्चों के लिए हमें बहुत कम पैसों की जरूरत पड़ेगी। और आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि इतने ज्यादा पैसे लाने के है ना ज्यादा जरूरत हमें लियो जी को है ना बचाने के लिए पड़ेगी, और हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। आगे चेंग कहता है कि मैं लियो फैमिली को इस दोपहर में बचा लूंगा, और हाँ, हम रात को यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो हमारे जाने के रास्ते की तैयारी कैसी है? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है मैंने पहले ही है ना इस सिटी के सिपाहियों के साथ डील कर ली है, तो रात को है ना वहाँ के लोगों को हमारे लिए साइड में कर देगा। आगे चेंग कहता है कि ठीक है, स्ट्रेटेजिस्ट और ब्रदर किन और मैं, हम लोग दूसरे लोगों को लेकर आए। शाओयू, तुम और मेंग जुआन, तुम दोनों जाकर लियो जी को बचाओगे। आगे वो आदमी मन में सोचता है कि भले ही मैं कितना भी सोचूं, ये आदमी बस एक शराबी है और दूसरे लोग इसकी बातें सुन रहे हैं। आगे चेंग कहता है कि हम आज रात को इस शहर के बाहर जाने के रास्ते पे मिलेंगे। आगे हम देखते हैं कि वो लोग है ना लियो फैमिली के सभी लोगों को लेके आए होते हैं। लियो फैमिली के लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि टॉड विलेज ने हमें बचाया, क्या अब हम लोग भी लुटेरे बनने वाले हैं? तो आगे उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारे मास्टर पूरी जिंदगी लुटेरों के खिलाफ थे, आगे हम लुटेरे कैसे बन सकते हैं? तब दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, हमारे पूर्वजों के लिए कितनी शर्म की बात होगी। और एक और आदमी कहता है कि हम लोग मरना पसंद करेंगे एक लुटेरा बनने से ज्यादा। चैंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन आगे वो कहता है कि अब बकवास बंद करो, अगर तुम एक लुटेरा नहीं बनना चाहते तो तुम है ना मरने के लिए फ्री हो। यहाँ पर है ना बहुत सारे रास्ते मरने के लिए, और अगर तुम्हें पता नहीं है ना कि एक चाकू को कैसे यूज करते, तो जाओ और जाके एक पहाड़ से कूद जाओ या अपने आप को एक पेड़ पे लटका लो। और आगे वो कहता है कि अभी ये तुम्हारी वफादारी दिखाने का टाइम नहीं है, अगर तुम मरना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना हमारे साथ चलो। आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है बिग बॉस, शाओ यू और दूसरे लोग बहुत ज्यादा टाइम से नहीं चले गए। वॉरियर लिन का दूसरा नाम शाओ यू है। और आगे स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि अगर वो जल्दी नहीं आएंगे तो हम इस गेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और चैंग कहता है कि आखिर कैसी सिचुएशन है, और आखिर वॉरियर लिन कहाँ है और लियो जी भी। तो आदमी कहता है कि आज एक फैमिली डिनर था, वो भी ह्यूंग फैमिली का, तो हमारी यंग लेडी को भी वहाँ पर बुलाया गया था, और हम उन तक पहुँच पाते उससे पहले वो लोग उसे लेके चले गए। वॉरियर लिन ने मुझे आपको ये चीज़ रिपोर्ट करने के लिए कहा है, और वो वहाँ पर अकेला चला गया। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि बॉस, वॉरियर लिन अभी भी सिटी में है, आखिर हम क्या करने वाले? और आगे वो कहता है अगर हम वापस सिटी में जाएंगे तो हमारे लिए वापस बाहर आना थोड़ा मुश्किल होगा। स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वैसे लीडर, मुझे है ना मेरे मास्टर्स ने इस सिटी से बाहर जाने का एक सीक्रेट रोड बताया हुआ है, तो मुझे वो पता है। किनमैन कहता है मास्टर, मुझे इसकी उम्मीद तो थी ही, इसलिए मैं आपकी कुल्हाड़ी भी साथ में लेकर आया हूँ। और उसकी कुल्हाड़ी उसे देता है। आगे वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो किनमैन और मेंग ज्यून मेरे पीछे आओ, और हम अब इस शहर को लूटने वाले हैं। आगे हम ह्यूंग फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वॉरियर लिन छुपा हुआ होता है, और वो कहता है कि बॉस आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम देखते हैं कि पीछे से चैंग आता है, और वो कहता है, चैंग कहता है कि वॉरियर लिन आखिर अंदर की सिचुएशन क्या है? वॉरियर लिन कहता है कि मिस लू यहाँ पर है, और आज एक बर्थडे पार्टी है, तो काउंसिलर ह्यूंग और बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कम से कम कुछ 70 से 80 है ना फैमिली के लोग हैं, और बहुत सारे है ना स्पेशल गार्ड भी है। चैंग कहता है कि ठीक है, चलो आप घोड़े को भी लेते आओ, और पहले मुझे है ना यहाँ का सीन देखने दो क्या चल रहा है। वहाँ पर है ना लोग बैठे होते हैं और है ना डांस देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है काउंसलर ह्यूंग, आप काफ़ी ज़्यादा बड़े इंसान हैं, और उस औरत को ऐसे नॉर्मली देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपके कारण हमें आज ये मौका मिल गया। वो लोग लियो जी की बात कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर नाच रही होती है। काउंसलर ह्यूंग कहते हैं कि इस औरत का डांसिंग है ना बहुत ही अलग है, और मेरे प्यारे मेहमानों, आप प्लीज खाइए पीजिए और इस डांस को एंजॉय कीजिए। आगे वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है कि इस जगह की बेस्ट आइटम नेचुरली दूसरों से तो अलग ही होगी, उसके पैरों को है ना हम पैसों से भी नहीं तोल सकते, इतने कीमती लग रहे मुझे तो। आगे वो काउंसलर कहता है कि मिस्टर वेंग, अगर आप चाहो तो मैं इस औरत को आज रात को आपके बिस्तर पर भेज सकता हूँ। तो वो आदमी कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे जैसा एक जेंटलमैन आखिर दूसरों के प्यार को कैसे छीन सकता है। और आगे कहता है कि लेकिन अब कुछ दिनों में मेरे घर पे भी पार्टी होने वाली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस औरत को मेरे घर पे लेकर आएंगे। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर बेड पर बैठती है और कहती है कि बहुत थक गई हूँ, और उसकी नौकरानी कहती कि लड़की अब तुम यहाँ पर रुको, जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो मैं किसी को भेज दूंगी तुम्हें वापस घर भेजने के लिए। हम देखते हैं कि वो बैठी होती है और दरवाज़ा खुलता है। वो कहती है आखिर कौन? और सामने खड़ा आदमी कहता है कि बेबी तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हम देखते हैं कि वो काउंसलर ह्यूंग का सबसे बड़ा लड़का होता है। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? तो लड़का कहता है
हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने जा रहा हूँ? और उसका हाथ पकड़ के कहता कि ऑब्वियस है ना, मैं तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ। तो वो लड़की चिल्लाती है और उसके हाथ को है ना छुड़वा कर वहाँ से भागती है। और वो लड़का कहता है कि प्यारी ब्यूटी, और उसका पैर है ना फिसलता और वो नीचे गिर जाती है। आगे वो आदमी उसके पास आते हुए कहता है कि ब्यूटी, इस कमरे के बाहर मेरे गार्ड्स ने इसको पूरी तरह से घेरा हुआ है, तो तुम अभी भाग नहीं सकती। और हम देखते कि बाहर बहुत सारी मशाले फेंकी जा रही होती है कमरे के ऊपर। तो लड़का और लड़की दोनों देखते आखिर ये क्या चल रहा है। और बाहर खड़े सिपाही कहते कि मास्टर, और एक सिपाही भागता हुआ आता कहता है कि भागो, ये टॉड किंग है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 38 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।